Hi everybody, welcome to this video on the chapter of periodicity. The first question of this chapter is the correct order of ionic radii for the ions P3 minus S2 minus Ca2 plus K plus Cl minus is. So students, to solve this question, we will have to use the concept that if the ions have the same number of electrons, then the ion with the maximum nuclear charge will have the smallest size. तो कैसे यहाँ पे जितने भी आयंस दिए हैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे और अभी हमें ये चेक करना है कि कौन से आयन का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होगा। गाइस, जिस आयन का मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होगा उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड देयरफॉर देयर विल बी मोर अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड दस इट विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज. So guys, this is the main concept of this question. Let's observe the solution in the next slide. Yes students, जैसा कि आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑल ऑफ दिस आयंस हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्टूडेंट्स, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2881. इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो पोटेशियम प्लस है यानी कि जो K प्लस है उसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 288. अब गैस आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां जितने भी आयंस हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288. इसका मतलब स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दिस आयंस हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो गैस अभी हमें बस ये देखना है कि कौन से आयन में मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज है. गैस यहां पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, जिसका मतलब कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स होंगे. अब गैस क्योंकि कैल्शियम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसका मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर कैल्शियम 2 प्लस विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज. तो गैस आप यहां नीचे देख सकते हो कि कैल्शियम 2 प्लस हैज द स्मॉलेस्ट साइज क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इज मैक्सिमम. इसके बाद गैस आएगा पोटेशियम प्लस जिसका एटॉमिक नंबर इज 19, फॉलोड बाय Cl माइनस जिसका एटॉमिक नंबर इज 17. फाइनली गाइस सल्फर 2 माइनस आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर इज 16. And guys, the ion with the largest size will be phosphorus 3 minus जिसका atomic number is 15. तो guys, in short, जिस आयन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज विल बी स्मॉल एंड गाइस जिस आयन का एटॉमिक नंबर कम होगा इट विल हैव द लार्जेस्ट साइज. सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the second question of this chapter is the correct order of first ionization enthalpy is. कैसे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस. स्टूडेंट्स, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल हैव टू यूज द कंसेप्ट दैट एज वी मूव राइट इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. लेकिन गैस इस रूल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वही हमारे को इस क्वेश्चन में देखना है. स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम इज टू द राइट ऑफ मैग्नीशियम इन द पीरियोडिक टेबल एंड इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी मोर. लेकिन गाइस क्योंकि एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p1, तो ये 3p1 का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है बिकॉज 3s2 इज अ फुल्ली फिल्ड s कॉन्फ़िगरेशन. ये गाइस काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड इसीलिए एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्चुअली लेस देन मैग्नीशियम. गाइस ये काफ़ी अमेजिंग एक्सेप्शन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, सल्फर इज टू द राइट ऑफ फॉस्फोरस इन द पीरियोडिक टेबल एंड देयरफॉर सल्फर का आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड ऑल्सो बी मोर. लेकिन गाइस सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4 एंड गाइस अगर आप 3p4 का इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये 3s2 3p3 हो जाएगा एंड स्टूडेंट्स 3p3 इज अ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. इसीलिए गाइस सल्फर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली लेस देन फॉस्फोरस. गाइस ये सेकेंड अमेजिंग एक्सेप्शन है. तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए एल्यूमिनियम हैज़ द लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉलोड बाय मैग्नीशियम फॉलोड बाय सल्फर एंड गाइस फॉस्फोरस विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो गाइस दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ सॉल्यूशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हो दैट एज वी मूव राइट इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. लेकिन गाइस क्योंकि मैग्नीशियम का फुल्ली फिल्ड 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है विच इज क्वाइट स्टेबल, इसीलिए मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन एल्यूमिनियम. एंड गाइस सिमिलरली क्योंकि फॉस्फोरस का 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एंड देयरफॉर फॉस्फोरस का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो मोर देन सल्फर.
तो गैस आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ऑफ फॉस्फरस फॉलोड बाय सल्फर फॉलोड बाय मैग्नीशियम एंड गाइस एल्यूमिनियम विल हैव द लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the third question of this chapter is the set of elements that differ in mutual relationship from those of the other sets is. Students, this question is based on the concept of diagonal relationship. Guys, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, lithium has diagonal relationship with magnesium, beryllium has similar properties to aluminium, and guys, boron also has diagonal relationship with silicon. Guys, the reason for this diagonal relationship is their similar ionic radius resulting in similar chemistry. तो guys, आप यहाँ देख सकते हो कि lithium and sodium belong to the same group in the periodic table and उनका कोई diagonal relationship नहीं है. Therefore, guys, the correct answer for this question is option D. So with this, we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the fourth question of this chapter is identify the elements X and Y using the ionization energy values given below. तो guys, आप यहाँ टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हो that the first ionization energy of X is 495 and the second ionization energy is 4563. तो guys, आप यहाँ देख सकते हो that the second ionization energy of X is quite high. इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे x का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना बहुत इजी होगा, लेकिन गाइस x का सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. दिस मीन्स दैट x हैज टू बी सम अल्कली मेटल. गाइस, इसका रीजन बहुत सिंपल है. स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल में से जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इट बिकम्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड गाइस उनका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इन दैट केस द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज लॉस्ट. तो गैस यहाँ पे X होगा हमारा एलिमेंट सोडियम बिकॉज सोडियम का जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इट बिकम्स अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड गैस उसके बाद उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. नाउ गैस लेट्स ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ Y. स्टूडेंट्स, Y के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 731 एंड गैस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज 1450. गैस पहले तो आपको ये रूल भी समझ में आना चाहिए कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. गैस किसी भी एलिमेंट के लिए ये रूल ट्रू होता है. दिस इज बिकॉज एक बार आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिड्यूस्ड बाय 1. एंड गैस उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर एवरी एलिमेंट. इसीलिए गैस यहाँ Y के केस में भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. लेकिन गैस आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर Y. इसका मतलब स्टूडेंट्स Y हैज टू बी सम अल्कलाइन अर्थ मेटल. गैस यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें हमारे Y का आंसर होगा मैग्नीशियम. गैस मैग्नीशियम का जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3s1 एंड गैस उसके बाद जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं है व्हेन इट कम्स टू Y. तो गैस हमारा फाइनल आंसर होगा X विल बी अ अल्कली मेटल विच इज सोडियम एंड गैस Y विल बी एन अल्कलाइन अर्थ मेटल विच इज मैग्नीशियम. So the correct answer is option A. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the fifth question of this chapter is the first ionization energy of magnesium is smaller as compared to that of X and Y but higher as compared to Z. The elements X, Y and Z respectively are. Guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत सिंपल रूल यूज करना है. As we move right in the periodic table, ionization enthalpy increases. अब guys, because chlorine and argon are to the right of magnesium in the periodic table, तो guys यहाँ पे elements X and Y will be argon and chlorine. And guys, because magnesium is to the right of sodium in the periodic table, तो इसीलिए सोडियम का ionization enthalpy is less as compared to magnesium. Therefore, element Z should be sodium. तो गैस यहाँ पे क्योंकि आर्गॉन एंड क्लोरीन आर टू द राइट ऑफ मैग्नीशियम इन द पीरियोडिक टेबल, तो आर्गॉन और क्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर देन मैग्नीशियम. एंड गाइस क्योंकि मैग्नीशियम इज टू द राइट ऑफ सोडियम,
इसीलिए सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन मैग्नीशियम। तो गैस यहां पे बस एक सिंपल रूल यूज करना था और गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। So with this we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the sixth question of this chapter is which pair of oxides is acidic in nature? Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will have to use a simple concept that metals form basic oxides and non-metals form acidic oxides. गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसमें हमारे पास बोरॉन का ऑक्साइड है एंड सिलिकॉन का ऑक्साइड है। गाइस बिकॉज बोरॉन एंड सिलिकॉन बोथ आर नॉन मेटल्स, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जिसमें बोरॉन का ऑक्साइड विल बी एन एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज बोरॉन इज अ नॉन मेटल, एंड गाइस सिलिकॉन का डाइऑक्साइड विल ऑल्सो बी एसिडिक बिकॉज सिलिकॉन इज ऑल्सो नॉन मेटल। So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the seventh question of this chapter is, in general, the property that shows an opposite trend in comparison to other properties across a period is. So guys, यहाँ पे हमें 4 properties observe करनी है: electronegativity, electron gain enthalpy, ionization enthalpy and atomic radius. Students, as we go right in the periodic table, the love for electron increases. इसका मतलब electronegativity will also increase. Also guys, as you go right in the periodic table, electron gain enthalpy also increases. इसका मतलब students, as you go right in the periodic table, electron gain enthalpy becomes more negative. This means that more amount of energy will be released when an element on the right hand side accepts an electron. Similarly guys, as you go right in the periodic table, ionization enthalpy also increases. Guys, this means that it is more difficult to remove an electron from elements to the right of the periodic table. So guys, यहाँ पे जो पहले 3 properties थे, electronegativity, electron gain enthalpy and ionization enthalpy, all of them will increase as you go right in the periodic table. लेकिन guys, यहाँ पे जो 4th property है, atomic radius, it actually decreases as you go right in the periodic table. Guys, इसका रीजन बहुत सिंपल है. Students, as you move right in the periodic table, the principal quantum number remains same and number of protons keep on increasing as you move towards right. अब guys, क्योंकि principal quantum number same रहता है तो new orbitals are not added, and guys, because number of protons keep on increasing, there will be more attraction between the nucleus and electrons. So guys, therefore, as you go right in the periodic table, atomic radius decreases. तो गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज 3 elements x, y and z are in the 3rd period of the periodic table. The oxides of x, y and z respectively are basic, amphoteric and acidic. The correct order of atomic number of x, y and z is. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू यूज अ सिंपल कंसेप्ट. एज वी गो राइट इन द पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड देयरफॉर एज यू मूव राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स विल ऑल्सो इंक्रीज. तो गैस यहाँ पे जो एलिमेंट Z है जिसका ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, इट विल बी टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल. लेकिन गैस यहाँ पे जो एलिमेंट X है जिसका ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल. अब गैस इसके अलावा जो एलिमेंट Y है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड देयरफॉर इट हैज टू बी बिटवीन X एंड Z. गैस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर. तो गैस हम ऐसा बोल सकते हैं दैट एज यू मूव राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स विल इंक्रीज and therefore Z element will be towards right, X element will be towards left and guys Y element will be between X and Z. तो guys यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा Z greater than Y greater than X in terms of atomic number. guys जब आप पीरियोडिक टेबल में राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एंड उसी के साथ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी इंक्रीज होता है. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Students, the 9th question of this chapter is the electron gain enthalpy of fluorine, chlorine, bromine and iodine respectively are. Students, as we move down in the periodic table, electron gain enthalpy becomes less negative. इसका मतलब students, as we move down in the periodic table,
less amount of energy will be released on addition of electron. Guys, this means कि जब आप आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन विल बी लेस नेगेटिव. तो गैस यहां पे ये जनरल ट्रेंड है दैट एज यू मूव डाउन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. लेकिन गैस यहां पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है. स्टूडेंट्स, इन द पीरियोडिक टेबल क्लोरीन इज बिलो फ्लोरीन एंड देयरफॉर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट शुड बी लेस नेगेटिव. लेकिन गाइस यहां पे करेक्ट आंसर ये है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन. गाइस इसका रीजन बहुत सिंपल है. स्टूडेंट्स, बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज it will oppose the addition of electron due to repulsion. Therefore guys, fluorine का electron gain enthalpy is actually less negative as compared to chlorine. तो guys आप यहां देख सकते हो कि ऑप्शन सी में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -333 एंड गैस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -349. तो गैस आपको यह ध्यान में रखना है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्चुअली मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन. इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब आप क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन. तो गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. यहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है, लेकिन गाइस उसके बाद जनरल ट्रेंड फॉलो होता है. एज यू मूव डाउन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एंड देयरफॉर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -325 एंड गाइस आयोडीन का और ज्यादा कम हो जाता है विच इज -296. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 10th question of this chapter is the third ionization enthalpy is minimum for. Guys यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आयन, उसका एटॉमिक नंबर इज 26 एंड देयरफॉर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 4s2 3d6. अब स्टूडेंट्स इसमें से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो ये Fe2+ बन जाएगा एंड गाइस इसमें हम 4s के इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. सो देयरफॉर Fe2+ विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d6. अब गाइस इसमें से अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इट विल बिकम स्टेबल आर्गॉन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 3d5 इज हाफ फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन. तो इसीलिए गाइस आयन का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकालना ईजी हो जाता है, सो दैट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोज फ्रॉम 3d6 टू 3d5. Therefore students, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 11th question of this chapter is the process that is not endothermic in nature is. Students, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी और इसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं. तो गैस यहाँ पे 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, लेकिन गैस जो ऑप्शन ए और डी है वो एक्चुअली एंडोथर्मिक है. गैस ये बहुत ही अमेजिंग एक्सेप्शन है और इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. गैस जब आप ऑक्सीजन माइनस में 1 मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इट बिकम्स ऑक्सीजन 2- एंड गैस इस प्रोसेस में एक्चुअली हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन माइनस के जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं एंड देयरफॉर वी विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू एनेबल दिस रिएक्शन. सो गैस आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ऑक्सीजन के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, यानी कि जब आप ऑक्सीजन माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है. गैस सिमिलरली जब आप आर्गॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये भी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है बिकॉज आर्गॉन हैज स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब गैस क्योंकि आर्गॉन का स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. अब गैस अगर आप आर्गॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो तो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड देयरफॉर आर्गॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू आर्गॉन माइनस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर. तो गैस यहाँ पे जो ऑप्शन ए और डी है ये दोनों एंडोथर्मिक हैं एंड गैस इसके अलावा जो ऑप्शन बी है उसमें तो हमें डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज गैस जब भी आप किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो गैस इन कंक्लूजन ऑप्शन ए, बी एंड डी आर एंडोथर्मिक इन नेचर एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर.
तो गैस जब आप हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इट विल बिकम H माइनस, एंड गैस इस प्रोसेस में एनर्जी विल बी रिलीज्ड मेकिंग इट एक्सोथर्मिक. So students, with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 12th question of this chapter is the atomic number of the element unilenium is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एब्रीविएशन पता होना चाहिए. Students, un stands for number 1, nil stands for number 0, n stands for number 9. Therefore guys, the correct answer of this question is 109. गाइस मैं आपको सारे एब्रीविएशन बता देता हूं. अन स्टैंड्स फॉर नंबर 1, बाय स्टैंड्स फॉर नंबर 2, ट्राई स्टैंड्स फॉर नंबर 3, क्वाड फॉर नंबर 4, पेंट फॉर नंबर 5, हेक्स फॉर नंबर 6, सेप्ट फॉर नंबर 7, ऑक्ट फॉर नंबर 8, एन फॉर नंबर 9 एंड निल फॉर नंबर 0. तो आपको ये एब्रीविएशन याद करना है और आप ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes people, the 13th question of this chapter is the correct electronic configuration and spin only magnetic moment of GD3 plus ions respectively are. Students, यहाँ पे GD का atomic number दिया है as 64, but because this is GD3 plus तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे and therefore number of electrons will be 61. अब गैस जो एटॉमिक नंबर 54 होता है इट इज ऑफ जेनॉन, एंड देयरफॉर ये जो 61 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट एज जेनॉन फॉलोड बाय 4f7. तो गैस आप यहां देख सकते हो कि GD3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी जेनॉन 4f7. अब गैस ये जो 4f7 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्चुअली हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ हंट्स रूल. तो गैस हंट्स रूल हमें बोलता है that electrons पहले individually fill होते हैं in every degenerate orbital with parallel spin, and उसके बाद pairing will take place after every orbital is filled up. तो guys f orbital are of 7 types. यहाँ हर एक टाइप में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा with positive half spin. अब guys क्योंकि आपको यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं एज इक्वल टू 7, तो अभी आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. दिस फॉर्मूला इज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2. स्टूडेंट्स, इसमें n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. गैस क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 7, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 प्लस 2. गैस 7 इंटू 9 63 हो जाएगा, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 63 विच इज इक्वल टू 7.9 bm. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is the electronic configuration of bivalent europium and trivalent cerium are. Students, यहाँ पे हमें यूरोपियम का एटॉमिक नंबर दिया है एज 63. अब क्योंकि ये बायवैलेंट यूरोपियम बोल रहे हैं, इसका मतलब इट विल बी प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो गैस इसका मतलब यूरोपियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 63, बट क्योंकि ये यूरोपियम 2+ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 61. अब गैस सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, एंड देयरफॉर आगे के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी प्रेजेंट एज 4f7. तो गैस यूरोपियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 4f7. इसके अलावा स्टूडेंट्स, सीरियम का एटॉमिक नंबर हैज़ बीन गिवन एज 58, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्राइवैलेंट सीरियम बोला है, इसका मतलब गैस यहाँ सीरियम विल बी प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब गैस क्योंकि सीरियम इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप 58 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यहाँ पे सीरियम 3+ के पास 55 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. गैस इन 55 इलेक्ट्रॉन्स में से 54 विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनॉन, एंड गैस जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इट विल बी प्रेजेंट एज 4f1. तो गैस यहाँ सीरियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 4f1, एंड देयरफॉर यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. So with this we have completed the discussion of this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is in comparison to boron, beryllium has. कैस यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं उसमें हमें ये बताना है कि बेरिलियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है इज इट मोर और लेस देन बोरॉन, एंड हमें उसके आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी कमेंट करना है.
Guys, boron has atomic number 5 and beryllium has atomic number 4. इसका मतलब स्टूडेंट्स बेरिलियम शुड हैव लेस न्यूक्लियर चार्ज. अब गाइस बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड गाइस बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1. स्टूडेंट्स ये जो 2p1 का इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज बोरॉन विल देन अचीव 2s2 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है. तो गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम बिकॉज बेरिलियम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स बेरिलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट हैज़ लेस न्यूक्लियर चार्ज. तो गैस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरिलियम हैज़ लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 16th question of this chapter is match the oxide given in column 1 with its property given in column 2. So students यहाँ पे हमें ये concept use करना है that metals form basic oxides and non-metals form acidic oxides. तो students यहाँ पे जो सोडियम का ऑक्साइड है Na2O it will be basic in nature and guys जो क्लोरीन का ऑक्साइड है Cl2O7 it will be acidic in nature. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3 इट विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर. गाइस एम्फोटेरिक का मतलब होता है बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज. अब स्टूडेंट्स बिकॉज बेरिलियम हैज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक इन नेचर होगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डायनाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर. गाइस न्यूट्रल का मतलब होता है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. स्टूडेंट्स वन मोर ऑक्साइड विच इज न्यूट्रल इन नेचर इज कार्बन मोनोऑक्साइड विद द फॉर्मूला CO. सो गाइस इन समरी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एंड बेरिलियम का ऑक्साइड BeO आर एम्फोटेरिक इन नेचर and guys dinitrogen oxide N2O and carbon monoxide CO are neutral in nature. So with this we have completed the discussion of this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is the elements A and B have electronegativities 1.2 and 3 respectively. The nature of the bond between A and B would be. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है हमें इसका डिफरेंस निकालना होगा. सो स्टूडेंट्स आफ्टर सब्सट्रैक्शन 3 माइनस 1.2 विल बिकम 1.8 एंड गाइस अगर ये डिफरेंस 1.65 से ज़्यादा आता है तो द नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर. इसीलिए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी विल बी आयनिक. सो इन समरी गाइस अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 1.65 तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट द नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द 18th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिक्रीजिंग साइज ऑफ आयंस इज. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें I माइनस I एंड I प्लस का साइज कंपेयर करना है. स्टूडेंट्स whenever we have an anion we have an extra electron and guys the number of protons remains same. So guys इस रीजन की वजह से जो अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो जाता है एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स द साइज ऑफ अनायन इज ऑलवेज मोर. ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कटायन है जैसे कि I प्लस तो गैस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टिल रिमेन सेम और ऐसे केस में गैस अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है एंड देयरफॉर द साइज डिक्रीजेस. तो गैस हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनायन का साइज विल ऑलवेज बी मोर एंड कटायन का साइज विल ऑलवेज बी लेस. इसीलिए स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. द लार्जेस्ट साइज विल बी ऑफ I माइनस फॉलोड बाय I एंड फॉलोड बाय I प्लस. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट्स द 19th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डैश एलिमेंट्स एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई. स्टूडेंट्स as we move down in the periodic table atomic size increases. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जिरकोनियम एंड हैफनियम है उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. गाइस इवन दो हैफनियम इज बिलो जिरकोनियम इन द पीरियोडिक टेबल उसके बाद भी इन दोनों का साइज सिमिलर होता है एंड गाइस इसका रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन.
स्टूडेंट्स, जिरकोनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 5s2 4d2 एंड गाइस हैफनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 6s2 4f14 5d2। तो गाइस आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो कि हैफनियम के अंदर 4f14 वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एंड गाइस ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते एंड देयरफॉर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है एंड देयरफॉर उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। Hence guys, even though hafnium is below zirconium in the periodic table, zirconium और hafnium का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एंड गाइस इसका रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is a BITSAT question. The question is, the correct order of acidic strength of the oxides is. तो गैस यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसमें हमारे पास क्लोरीन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस का ऑक्साइड अवेलेबल है। और गैस हमें रूल पता है दैट एज वी मूव राइट इन द पीरियोडिक टेबल एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्साइड है Cl2O7, इट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सल्फर का ऑक्साइड SO2 and it in turn will be more acidic as compared to phosphorus का ऑक्साइड P4O10। तो गैस हमें बस ये ध्यान में रखना है that as we move right, acidic nature of oxides increases and therefore the correct answer for this question is option A. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 21st question of this chapter is cerium 3+, lanthanum 3+, promethium 3+, and ytterbium 3+ have ionic radii in the increasing order as. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we will have to use the concept that as we move right in the periodic table, atomic size decreases. Guys, यहाँ पे जो चारों एलिमेंट्स दिए हैं they belong to the same period in the periodic table and hence हमें बस ये देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा it will be present to the right in the periodic table and hence it will have the smallest size. तो guys, इन चारों एलिमेंट्स में ytterbium has the highest atomic number which is 70. इसके बाद स्टूडेंट्स आता है promethium which has atomic number 61. After that we have cerium whose atomic number is 58 and guys यहाँ पे जो lanthanum है उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा which is 57. तो guys, लेफ्ट टू राइट हम ऐसा बोल सकते हैं that you will have elements in the order as lanthanum, cerium, promethium and then ytterbium. इसीलिए guys lanthanum का साइज सबसे ज़्यादा होगा and guys ytterbium का साइज will be smallest. तो guys आप यहाँ आंसर में देख सकते हो that the correct order of size is lanthanum 3+ will be more than cerium 3+, which in turn will be more than promethium 3+, and finally promethium 3+ is more than ytterbium 3+. So guys, with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is the correct order of electron affinity is. Students, as we move from left to right in the periodic table, electron affinity increases. तो guys यहाँ पे काफ़ी obvious आंसर लगता है that oxygen will have the highest electron affinity, followed by nitrogen, followed by carbon and then boron. लेकिन स्टूडेंट्स, because nitrogen has half filled p orbital configuration, its tendency to accept electron actually decreases. तो गैस यहाँ नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो सबसे कम होगा एंड बाकी फिर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। तो इसका मतलब गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑक्सीजन विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉलोड बाय कार्बन एंड देन बोरॉन। एंड गाइस बिकॉज नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन है इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड देयरफॉर इट इज एट द लास्ट पोजीशन. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the next question of this chapter is the correct order of electron affinity of oxygen, sulfur, chlorine and fluorine is. Students, मैंने आपको already इस वीडियो में explain किया है that chlorine का electron affinity is actually more than fluorine. Guys, as we move down in the periodic table, electron gain enthalpy becomes less negative. लेकिन स्टूडेंट्स, क्लोरीन एंड फ्लोरीन में एक अच्छा एक्सेप्शन है
Guys, because fluorine has small size, it repels the incoming electron and therefore chlorine का electron gain enthalpy actually becomes more negative than fluorine. इसका मतलब स्टूडेंट्स chlorine will release more energy on addition of electron as compared to fluorine and therefore chlorine has more electron affinity as compared to fluorine. गाइस अभी यहां पे सिमिलर एक्सेप्शन है ऑक्सीजन और सल्फर का. गाइस सल्फर इज बिलो ऑक्सीजन इन द पीरियोडिक टेबल, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है दैट सल्फर का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी लेस. लेकिन गाइस अगेन बिकॉज ऑक्सीजन हैज स्मॉल साइज इट रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर सल्फर एक्चुअली हैज मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो गाइस जिस तरह से क्लोरीन एंड फ्लोरीन का एक्सेप्शन है उसी तरह सल्फर एंड ऑक्सीजन का भी एक्सेप्शन है. तो guys correct answer for this question will be maximum electron affinity will be of chlorine followed by fluorine and उसके बाद we will have sulfur followed by oxygen. So guys आपको बस ये ध्यान में रखना है that chlorine has more electron affinity than fluorine and sulfur has more electron affinity than oxygen और ये बहुत ही amazing exception है. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Students, the last question of this video is why is fluorine the strongest oxidizing agent although electron affinity of chlorine is higher than fluorine? Students ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. गाइस हमें पता है दैट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर देन फ्लोरीन एंड इसीलिए हमारा ये एक्सपेक्टेशन होगा दैट क्लोरीन विल इजीली फॉर्म Cl माइनस एज कंपेयर टू फ्लोरीन फॉर्मिंग F माइनस. लेकिन गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है इट इज अबाउट एटम्स. इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर आप क्लोरीन के एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो Cl माइनस बन जाएगा और ऐसे केस में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी मोर एज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम. लेकिन गाइस इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें मॉलिक्यूल्स दिए हैं F2 मॉलिक्यूल एंड Cl2 मॉलिक्यूल. अब गाइस F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज F2 का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इट इज लो इन कंपैरिजन टू Cl2. तो गैस F2 का बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा ईजी होता है एंड देयरफॉर यू कैन ईजीली फॉर्म फ्लोरीन एटम्स. एंड उसके बाद स्टूडेंट्स जब F माइनस बनेगा तो F माइनस का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो गैस दीज आर द टू रीजंस वाई फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन. और यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. सो गैस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. द लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन and high free energy of hydration of fluorine is the reason for it being the strongest oxidizing agent in the periodic table. So guys, with this we have completed this question as well. I hope you had a lot of fun watching this video. Till then, stay happy and stay positive. I will see you in the next video.